ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है ब्रिजेस अमेरिका के 28वें एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के प्रोफेसर मुक्तदर खान, और ये यहाँ पर उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का इन्होंने डिपार्टमेंट, एक स्टडीज़ का प्रोग्राम शुरू किया था, मगर ही इज़ इन पब्लिक रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने किताब लिखी है इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस। उसकी बात हम अगले इंटरव्यू में करेंगे। मगर आज हम जनरली जो बातें करेंगे वो हिंदुस्तान के बारे में, कि जो कि बड़ी शॉकिंग और बड़ी तकलीफ दह बातें हैं। तो खान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम। तो चले, अब मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, और वो मुद्दा ये है कि जो आजकल आप तो पढ़ ही रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो आपकी क्या सेंस है कि एग्जैक्टली ये जो रोज के रोज एक नई वबा निकलती है, नई खबर निकलती है, नया रूमर निकलता है, और उसके ऊपर एक बड़ा सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है, और उनके कोई सुना है कि 57 लाख 5.7 मिलियन उनके लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हैं। ₹2 पर ट्वीट के हिसाब से करते हैं, और एक दिन में 25 ट्वीट कर सकते हैं तो 50 रुपए कमा लेते हैं। मगर वो एक रेला आता है उन ट्वीट्स का, और एक ही तरह की ट्वीट्स होती हैं वो। तो अब जैसे आज फॉर एग्जांपल ये जो हुए, ये जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ है, डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, आईपीएल का, जिसमें पाकिस्तान जीत गया और इंडिया, ठीक है, इट्स अ मैच, इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। मगर पाकिस्तान वालों ने एक मतलब इश्तिहाल अंगेज स्टेटमेंट जारी किया, मेरे ख्याल में शेख रशीद ने, कि ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं है, ये इस्लाम की जीत है। और उस पर वो वहां पर इश्तिहाल आ गया कि भाई उन्होंने जो मोहम्मद शमी हैं, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से खेल रहे थे, उनको गालियों से वो कर दिया, सरशार कर दिया कि भाई तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान हार गया। उस पर यह है कि बाकी सब ने उनका साथ दिया मोहम्मद शामी के साथ। मगर वो, अब आप इतनी लंबी एक लाइन होती है ट्रोल करने वालों की, उनसे कैसे जीत सकते हैं। खैर, तो मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, और उसके पीछे जो आरएसएस है, आपको कोई सेंस है कि इनका गेम प्लान क्या है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो एक भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है, उन्होंने इंटरनेट को वेपनाइज कर लिया है। तो इंटरनेट का वो बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ शामी के खिलाफ बल्कि इलेक्शंस के दौरान फेक न्यूज फैलाने में खासतौर से वो काफी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने जो फेसबुक का जो हियरिंग्स वगैरह चल रहे थे और उस पर जो रिसर्च हो रहा है और एक्सपोजर्स चल रहा है, कि जो विसल ब्लोअर के जो रिपोर्ट्स आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि फेसबुक को पता था कि इंडिया में फेसबुक का इस्तेमाल इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ जहरालू बातें, हेट फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद फेसबुक ने खुद कुछ नहीं किया। तो ये तो बहुत ही मतलब वेल नोन फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी का सेल है वो बहुत एडवांस्ड है। मतलब उनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो काफी करीब वगैरह नहीं, लेकिन ये एक मैनिफेस्टेशन है, ये सिम्टम है। उन्होंने मुझे भी बंद करवाने की कोशिश की थी, मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे ट्विटर में पे ज्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने एक जगह नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दिया था तो उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। अगर मैं इंडिया में होता तो शायद बंद भी हो जाता। लेकिन जो आपने बड़ा सवाल पूछा है कि आरएसएस और हिंदुत्व का मकसद क्या है, तो उनका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मतलब ये चीज
मुसलमानों को बड़ी आसानी से समझ लेना चाहिए कि भाई बिल्कुल। देखें, दुनिया में एक जूइश स्टेट है इजराइल, इंडिया, दुनिया में कई इस्लामिक स्टेट्स हैं, ईरान भी है, कभी कभी पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट बन जाता है, मलेशिया भी इस्लामिक स्टेट बन जाता है। तो इनका कहना है कि हिंदुस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे हिंदू वास्ट मेजॉरिटी में है और जी, दूसरों की तरह हमको भी एक हिंदू स्टेट चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने पिछले 25-30 साल में जो नैरेटिव्स यूज किए हैं कि इंडिया का जो स्टेट सेक्युलर है, वो एक्चुअली सेक्युलर नहीं है, बट इट अपीजेस मुस्लिम माइनॉरिटीज, उनको कंसेशन देता है। मिसाल के तौर पे इंडिया के पास पहले एक जमाने में हज की सब्सिडी दी जाती थी, जी, इस तरह की चीज, तो पॉइंट आउट करके कि ये माइनॉरिटीज को अपीज कर रहा है, दिस इज नॉट ट्रूली अ सेक्युलर स्टेट, मेजॉरिटी को अब्यूज, यानी हिंदूज मेजॉरिटी में होते हुए भी मार्जिनलाइज हो रहे। तो ये जो रेटरिक उन्होंने शुरू की, और उसके बाद उन्होंने तारीख को वेपनाइज कर दिया कि यहाँ पे हाँ, जो मुसलमान हैं ये बेसिकली बाहर से आए हैं, हमला किए हैं, और मुगलों के ऊपर खासतौर से बाबर और औरंगजेब के बारे में जो जो बातें इन्होंने फैलाई हैं कि इन्होंने जबरदस्ती तलवार के जोर पे इस्लाम को फैलाया है और बाबरी मस्जिद बनाई है वगैरह। तो पिछले 25 साल में 1986 से, जब से एल के अडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली और बेसिकली राम जन्मभूमि का मसला लेकर, उन्होंने एक हिंदू वोट बैंक क्रिएट कर लिया है। जी, तो जी, अब तकरीबन इंडिया में 30% तक लोग हिंदुआइज हो गए हैं, और ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाईली एजुकेटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर, मिलिट्री में, ब्यूरोक्रेसीज वगैरह में आ गए हैं, और ये आरएसएस की आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। और उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हिंदू और इंडियन में कोई फर्क नहीं, आसमान, इफ यू आर इंडियन यू मस्ट बी ए हिंदू। तो ये चीज जो उनका अल्टीमेट आइडियोलॉजी है, तो उसका मकसद ये है कि उनका प्रॉब्लम है कि इंडिया में तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर इंडियन कहते मुस्लिम्स कहते 14 मिलियन, वो कहते हैं 140 हैं, 150, मगर मुझे पता है कि 200 मिलियन 200। है, तो अब दे आर बिगिनिंग टू एक्नॉलेज कि 200 मिलियन के करीब है, तकरीबन 14%। इंडिया की आबादी अब प्रोबेबली चाइना से ज्यादा हो गई है, 1.3 बिलियन के करीब। तो जी, उसका जो परसेंटेज आता है वो 200 मिलियन के करीब। तो इंडियन मुस्लिम्स को अगर अलग अलहदा मुल्क होता तो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क होता। वाह, तो सिर्फ 7 और ऐसे मुल्क हैं जिनके पास आबादी ज्यादा है, यानी तो यानी रशिया से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स हैं। कोई अरब मुल्क इतना बड़ा नहीं है, इजिप्ट सबसे बड़ा है जिसमें सिर्फ 80 मिलियन लोग हैं। तो ये 200 मिलियन मुल्क में माइनॉरिटीज इतनी विजिबल है। तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है कि वो इस्लाम और मुस्लिम्स को इनविजिबल बना दे, यानी मारे नहीं, मतलब ये जेनोसाइड की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो गायब हो जाए, कि वो नजर ना आए, कि नजर आ मुसलमान भी अगर आप हिंदुओं के नाम रख लें, ठीक है, उनको कोई फिक्र नहीं कि आप किसकी इबादत करते हैं, उनके वैसे भी कई बुत हैं, तो आप भी एक बुत अल्लाह नाम की उसकी इबादत कर लें, लेकिन आप इनविजिबल हो जाएं, कल्चरली आप हिंदू हो जाएं। और जो इंडिया की जो इस्लामिक टोपोग्राफी और जोग्राफी है, उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं कि जहां देखें वहां मस्जिद है, वो चाहते हैं जहां देखें वहां मंदिर हो। तो ये उनका एजेंडा है। और मिसाल के तौर पे अब अर्दोगान जो सबसे ऊंचा पहाड़ है इस्तांबुल में, वहां बहुत बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। इस्तांबुल में आप जहां भी जाएं आपको मस्जिदें ही नजर आते हैं। और उन्होंने हाया सोफिया को भी अब उन्होंने मस्जिद बना दी। तो ये जो इट इज अ सिमिलर एजेंडा कि वो आइडेंटिटी इम्पोज कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा बहुत वायलेंस का भी काफी इस्तेमाल किया, और थोड़े जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने किए हैं, खासतौर से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया है, और जो सबसे खतरनाक चीज ये है कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप जो पैदा किए। और फिर एक किस्म से उनके पास एक गुंडों का नेटवर्क है, समझिए आप, जो जैसे कि बजरंग दल वगैरह ऐसे वायलेंट किस्म के लोग हैं जो मुसलमानों को किसी भी बहाने से मारे जा रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं। तकरीबन दो बादलों के हिसाब से पिछले चंद सालों में 200 से ज्यादा लिंचिंग्स हो चुकी हैं। ये कहे कि ये बीफ खाते हैं वगैरह, एक लव जिहाद का एक शोशा उठा हुआ है। तो एक किस्म से वो हर बहाना चुनकर स्टेट के प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ मुसलमानों पे जहां भी हो सकता है वो जुल्म कर रहे हैं, इस नीयत से कि मुसलमान छुप जाएं और इनविजिबल हो जाएं, और फिर उनका
हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो दिस इज देयर लॉन्ग टर्म गोल। और मुझे लगता कि अभी तो वो मुसलमानों के पीछे, फिर बाद में वो सेक्युलर और मॉडर्न हिंदूज के पीछे भी जाएंगे, जिन उनके ऊपर फिर हिंदू शरिया वो नाजिल करेंगे उनके ऊपर वो भी डिसेक्युलराइज उनको भी करने की कोशिश करेंगे। जी, एक बात कही थी सुब्रमण्यम स्वामी ने कि जहां मुसलमान कहीं भी जब 30% हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो उस अपनी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम ये होने नहीं देंगे। ये बात मैंने सुनी, मैंने वो इंटरव्यू देखी है उनके, सुब्रमण्यम स्वामी की। देखिए मतलब वो 30% उनके पास वो जादू का नंबर पता नहीं कहाँ से आया। मतलब वो इंडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी तो ये 15% है, अगर ये 400 मिलियन हो जाएंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज इंडिया में बात जगह सुना मैं कि पटाखे फूटे कि पाकिस्तान जीत गया, यहाँ पर भी अमेरिका में। तो एक ये बात तो सच है कि मुस्लिम को मॉडर्न नेशन स्टेट की सिटीजनशिप के साथ अभी फुली कंपैटिबल नहीं हुआ है मुसलमान। बट दिस इज नॉट ट्रू जस्ट ऑफ मुस्लिम्स। चंद 1 या 2 साल पहले की बात है, इंडिया जो है सो इंग्लैंड को क्रिकेट पे बहुत ही बुरी तरह से हरा रहा था, और स्टेडियम में एक सरदार जी नाच रहे थे, बड़े जोश जोश से म्यूजिक पे नाच रहे थे, उनके वीडियोस चल रहे थे। फिर सडनली किसी ने रिकग्नाइज किया ये तो बर्तानिया के जूनियर मिनिस्टर है ये 3rd जनरेशन ब्रिटिश थे, और वो इंडिया की जीत, अपने मुल्क को हरा रहा है इंडिया, तो उस पर वो जोश मरा रहा है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है तो मोइन अली खुशी से नाच रहे हैं। इस तरह की चीजें दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका में तो हर मुल्क की जो लॉबी बन गई है, यहाँ पे अमेरिकन जूस इसराइल के लिए सपोर्ट करते हैं, आर्मीनियंस आर्मीनिया की सपोर्ट करते हैं, टर्क्स। तो अमेरिका में वी हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग, लेकिन यूरोप वगैरह में इसमें सेंसिटिव है। तो आई थिंक सुब्रमण्यम स्वामी उसको रेफर कर रहे हैं। बट ये सारा जो डिस्कोर्स है ये बस ये डराना चाहता है कि भाई मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और उनका मकसद मतलब ऐसा जैसा कि मुसलमान बैठ के प्लान बनाते हैं कि हम हमारे पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। सो एक किस्म से फियर मॉन्गरिंग है ऑफ द डोमिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स इंडिया में, और उसका मकसद वही है कि हिंदू को जागें, उनमें कम्युनलिज्म का कीड़ा पैदा करें, ताकि फिर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आपका क्या ख्याल है, ये तो बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव चीज है और उन्होंने कई लेवल पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक तो लुम्पन क्लास है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक सोशल मीडिया का लेवल है उस पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये आकर के टीवी पर, और ये ब्राह्मण से बात करते हैं नॉर्मली, और फिर इनके यूट्यूब पे काफी पॉपुलर होते हैं ये जो टॉक्स होती हैं, बड़ी लेस्ड विद हेट्रेड एंड अब्यूज कि भाई, और झूठ, मतलब कि ये सब के सब जो मुसलमान है ये मुगलों की नाजायज औलाद है, हालांकि मुगलों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब 80% जो मुसलमान है हिंदुस्तान का दलित है, और बाकी 10% है जैसे मैं हूँ। तो हमारे लोग वहां से आए थे पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, एंड वी वर आई थिंक खत्रीज, और अभी तक हमारे नाम है, राजपूत लास्ट नेम है, खत्री है, और मेदी रत्ता है, और सेठी है, छाबड़ा चावला, ये सब हमारे लास्ट नेम्स है आज भी। तो 10% वो लोग हैं और 10% वो जिन्होंने जो बिल्कुल इस्लाम को उन्होंने एज अ फिलॉसफी पसंद करके किया। मगर आज भी द रेट्रिक इज कि ये तलवार रख करके वो किया था इनको। थिंग इसके दो चीजें हुई हैं। एक तो मुसलमानों ने भी इस तरह की बातें की है ना। अगर आप इकबाल की पोइट्री सुने, तलवारों के साए में हम ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, तो इस तरह की बातें हमने भी की हैं। अब वो हमारे खिलाफ आ गई हैं बातचीत करने के लिए। तो फिर दूसरे मुल्कों में भी ये चीजें होती हैं। अगला मेरा सवाल यही था कि ठीक है, हम वी कैन लुक एट कि भाई वो जो नॉन मुस्लिम्स है इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, मगर मैं जरा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन चाहती हूँ कि कहाँ पर आपके हिसाब से कि क्या जगह है कि जहां पर मुसलमानों ने कोई फेटल मिस्टेक किया है, कोई फेटल मिस्टेक्स किए हैं, जहां जहां उन्होंने गलतियां की। देखिए, जो पिछले 200-300 साल में जो ये जो
मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इसको पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, यानी वो इस्लामिक तहरीक हैं जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, राइट। जैसे कि जमात इस्लामी है, इख्वानुल मुस्लिमीन वगैरह है। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्लामिक स्टेट को निकाल दें, इख्वानुल मुस्लिमीन को निकाल दें, आरएसएस और हिंदू स्टेट डाल दें, बाकी सब सिमिलर हो जाएगा। इट इज द सेम एजेंडा। ये बात है कि टैक्टिक्स जरा इनकी बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की टैक्टिक्स है, वायलेंट है, और लैंग्वेज वगैरह रेट्रिक बहुत ही गंद किस्म की है। इस्लामिक स्टेट के डिस्कशंस में एटलीस्ट इस्लामिक स्टेट में एक एथिकल और मॉरल कंटेंट का डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इस्लामिस्ट को पढ़ लें तो वो द रोल ऑफ माइनॉरिटीज एंड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज इन इस्लामिक स्टेट उसका जिक्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हमको पता नहीं कि माइनॉरिटीज का क्या स्टेटस होगा। तो इट इज नॉट ए वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल थियरी, इट इज ए हेट आइडियोलॉजी, राइट। तो ये तो चल रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मैं मिसाल देता हूं आपको कि इंडियन मुसलमानों का जो रेट्रिक है अब, वो चाहते हैं कि इंडिया सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक रहे। ठीक है, ये डिमांड है ना कि इंडिया सेक्युलर रहे, डेमोक्रेटिक। तो अगर ये हमारे वैल्यूज हैं तो हम तालिबान जैसे तहरीकों को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो सेक्युलर है, ना तो डेमोक्रेटिक है, ना तो प्लूरलिस्टिक है। तो फिर यहाँ पे अमेरिका में मैं देखता हूँ कि इंडियन मुस्लिम्स तालिबान की जीत पर बड़े खुश हो रहे हैं, और फिर चाहते हैं, तो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि हिंदू जो है सो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर बन जाए, लेकिन खुद नहीं रहेंगे। तो इट इज, तो जब हम माइनॉरिटी में होते हैं तो हम सेक्युलरिज्म पसंद करते हैं, जब हम मेजॉरिटी में होते हैं तो हम शरिया इंपोज करने की बातें करने लगे। तो इट इज दैट काइंड ऑफ रेटरिक। तो उसमें एक चीज यह है कि इंडियन मुस्लिम्स को चाहिए कि ये पैन इस्लामिज्म से वो कट ऑफ हो जाए। जो मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में जो बातें करते हैं उस तरह, जैसा कि अर्दोगान ने कहा कि 4 बच्चे जरूर करें। याद है पिछले साल उन्होंने टर्की में कहने लगे कि वी नीड मोर इस्लामिक थिंकिंग पीपल। तो वो उन्होंने कंजर्वेटिव्स को कहा कि भाई आप 4-4 बच्चे करें, और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में टर्की की जरा बढ़ गई है उसकी वजह से। अगर कोई इंडियन मुस्लिम लीडर उस तरह खड़ा होकर कहता है कि हमें भी 4-4 बच्चे करनी चाहिए, तो फिर वो जो नारा है ना इन 5 और उसके 25 वाला जो आरएसएस ने शुरू किया, तो उसमें तो फिर हेट और वायलेंस बढ़ जाएगा। सो इंडियन मुस्लिम्स को चाहिए कि दे नीड टू डेवलप एन ऑथेंटिक इंडियन डिस्कोर्स। मैं ये पिछले 25 साल से लोगों से पूछ रहा हूँ कि इंडियन मुस्लिम्स नीड टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज इंडियन अबाउट बीइंग इंडियन मुस्लिम। जब आप कहते हैं मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, तो व्हाट इज इंडियन अबाउट यू, ये चाहिए मुझे। मुस्लिम क्या है मैं ये तो जानता हूँ कि मैंने कुरान में भी पढ़ लिया, हदीस में भी पढ़ लिया। जो इंडियन मुस्लिम में है वो पाकिस्तानी मुस्लिम में है, इजिप्ट मुस्लिम में, वो मुस्लिम पार्ट तो हम समझ जाते हैं, लेकिन व्हाट इज इंडियन अबाउट इंडियन मुस्लिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट द स्ट्रगल इज। अगर आप इंडिया को इंडिया कहते हैं तो ये एक स्ट्रेंज मॉडर्न सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इंडिया को सोचे हिंदुस्तान लफ्ज का, हिंदुस्तान लफ्ज अगर इस्तेमाल करें तो वो लफ्ज मुसलमानों ने दिया ना इंडिया को, ये इंडिया का लफ्ज थोड़ी है। हमने इस मुल्क को हिंदुस्तान कहा, हमने इस सरजमीन को हिंदुस्तान कहा, लेकिन उसका मतलब क्या था? हिंदुस्तान का वो मतलब था कि जैसा अली मजरूई ने एक बार कहा था, देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ अफ्रीका, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो ट्रेडिशनल उनके अफ्रीकन रिलीजन्स थे। तो इंडिया में भी, ये इंडिया में जो मुसलमानों का जो इतनी हजार साल से ज्यादा जो मौजूदगी रही है, दे हैव डेवलप्ड इन ए शेयर्ड कल्चर, एक शेयर्ड, वो उसको हिंदुस्तान कहते हैं, तो विच इज कॉमन। मुझे याद है मैं जब इस किताब पे रिसर्च कर रहा था, तुर्की में, मोरक्को में और इजिप्ट में, इन मुल्कों में जब मैं उनको कहता था, पहले मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम अना मुक्तदिर अना मिनल हिंद कहता, मैं हिंद से हूँ। तो तुर्की, इजिप्ट और मोरक्को, इन 3 मुल्कों में बड़े बड़े सूफी शेख खड़े होके मुझसे मिलते थे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से था, क्योंकि हिंदुस्तान से रब्बानी शेख पैदा हुए, हिंदुस्तान में बड़े बड़े शेख सूफी। तो हिंदुस्तान का एक औरा था मुस्लिम वर्ल्ड में, जो अब भी हो सकता है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग व्हाट इंडिया इज एंड वाज
बट इट इज नॉट क्लियर व्हाट दे आर रीबिल्डिंग। वो बना क्या रहे हैं ये नहीं पता। वो तो एंड समझ में नहीं नथिंग। आता। हाँ, बिल्कुल, इट इज बल्कि नॉट वो ऑल्सो वेरी अपीलिंग, इट इज नॉट वेरी अपीलिंग नहीं ऑल्सो। और मुझे लगता कि मैं अगर इनका जी विजन अगर क्लियर हो जाए ना, तो दे विल जी लूज देयर सपोर्टर्स। अभी तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को दबाओ, हमको वोट दो। जो सेकेंड इलेक्शन जो जीता है मोदी 2019 में, इतने मेजर पॉलिसी फेलियर्स के बावजूद, मतलब उनकी जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी थी वो फेल हो गई, उसके अलावा जी जो दूसरे पॉलिसी से सब फेल, इकोनॉमी डाउन होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उसके खान बावजूद साहब, वो जीत उसका गए। उसका एक रीजन ये भी है दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज ये एब्सोल्युटली बात नो सही अल्टरनेटिव। है बिल्कुल। आई मीन द ओनली, आई एम सॉरी टू से, शशि थरूर के अलावा और कोई सेंसिबल आदमी नजर नहीं आता। लेकिन शशि थरूर अनफॉर्चुनेटली केरला से है, साउथ इंडिया से है। कब साउथ इंडिया से बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का? राजीव गांधी, ना तो उनके पास करिश्मा है, ना उनके पास आइडियाज है। कांग्रेस बिल्कुल खत्म राहुल होते गांधी, जा रही है। राहुल तो गांधी। अब राहुल गांधी। तो अब जो हमारे पास रह गया इंडिया की पॉलिटिकल सिनेरियो, अगर आप देखें तो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और उससे हटकर बाकी सब रीजनल पार्टीज हैं। तो रीजनल पार्टीज में मतलब दे हैव रीजनल विजन्स। रीजनल, फॉर एग्जांपल जो तेलंगाना में जो पार्टी है आजकल, वो काफी मुस्लिम फ्रेंडली पार्टी है, मुसलमानों को रिजर्वेशन भी दे रही है 4%। और मुसलमान आर थ्राइविंग इन तेलंगाना, हैदराबाद वगैरह में। तो इस तरह से इट्स ए पॉलिटिकल सीन। बट एट सम पॉइंट इंडिया को इस बात का एहसास करना चाहिए कि अभी तक जितनी गवर्नेंस की है मोदी एंड बीजेपी ने, उससे सारे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। ना सिर्फ पैसे के मामले में, इकोनॉमी में, बल्कि दुनिया में जो इंडिया की इज्जत हुआ करती थी कि ये इज्जत महात्मा थी। गांधी की जमीन है, वो जाके ये नरेंद्र मोदी गुंडे, ये बेसिकली हेट मॉन्गर्स, भारतीय जनता पार्टी की ये गवर्नमेंट बन गई है। पिछले पिछले जो सीएए, एनआरसी और कश्मीर के मसले पर जो इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स छपे हैं वेस्टर्न मीडिया में, अगर आप लॉबी ग्रुप होते हैं तो $1 बिलियन भी खर्च करते हैं, तो उतना नेगेटिव पब्लिसिटी आप जनरेट नहीं कर सकते इंडिया के खिलाफ जो जो खुद नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज जनरेट कर रहे हैं। और पॉलिसी इवेंचुअली हाँ, गली गली में शोर हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी इज की जो पार्टी है, इट इज ए हेटफुल फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त उन्होंने जो भी किया, और उन्होंने जान के किया, इट वाज पार्ट ऑफ द गेम प्लान टू क्रिएट हेट्रेड। तो अब जैसे अभी थोड़े दिन हुए ये इस पे 12 वफात पे उनकी हुजूर की जो होती है जी, मौलिद पर जी, उन्होंने आके कहा, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया नरेंद्र साहब ने, मोदी साहब ने, कि भाई ये इस दिन लेट अस प्रे फॉर पीस। तो सारा का सारा जो उन्हीं का पेट ट्रोलिंग पार्टीज है वो उनके खिलाफ होगी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लोग छट जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं। तो वो चुप हो गए। तो व्हाट आई एम लुकिंग एट, और लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि द जीनी इज आउट ऑफ द बैग। अब बड़ा मुश्किल है उस जिन को वापस बोतल में रखना। तो मगर मुझे कुछ ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि बात अब उनके कंट्रोल में भी नहीं है। देखिए, मोदी जो है सो एक किस्म से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। वो तकरीरें थोड़े बहुत इधर उधर कर देते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका गवर्नेंस में नहीं है। इंडिया की पार्लियामेंट में जब से उनकी मेजोरिटी हुई, कोई डिबेट्स नहीं होते, कोई पॉलिसी डिस्कशन, सीधा सीधा प्रपोजल आता है, वोट हो जाता है। सो देयर इज नो पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं हो रहे हैं उस मुल्क में। देखिए, फार्मर्स का मसला इतने तकरीबन 1 साल से चल रहा है, उस पर कोई हल नहीं है, ना तो उस पर कोई डिस्कशन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में है। किसकी? वो भगवान बनना चाहते हैं। ही इज गोइंग टू बिकम ए गॉड, ही इज गोइंग टू बिकम गॉड। क्योंकि जो नारे लग रहे हैं कि मोदी है तो पॉसिबल है, मुमकिन है, इस तरह के जी हाँ, तो इस तरह के जो नारे लग रहे हैं, दे आर जस्ट एलिवेटिंग हिम टू अ ग्रेट स्टेटस। और ये सजेशन के कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है मोदी का। इसका मतलब ये कि कोई गवर्न ही नहीं कर सकता इंडिया को, या कोई लीड नहीं कर सकता। तो ये ऑरा बिल्ड कर रहे हैं। और सो जो डर्टी पॉलिटिक्स ये अमित शाह जैसे लोग करेंगे, तो बाद लोग मजाक से कहते हैं कि इंडिया इज नॉट गवर्न बाय एन एम्परर एंड ए शाह। तो नरेंद्र मोदी वो एम्परर हैं, वो अमित शाह जो है शाह हैं।
बिकॉज इट हैज बिकम वेरी डिक्टेटोरियल, राइट? बट मुझे लगता कि देयर इज अ इनकी जो, जब तक ये एक ऐसा विजन नहीं दे सकते हिंदू राष्ट्र का जो लोगों को अपील करे, इंडिया में भी मुसलमानों को भी अपील करे और बाहर के लोग भी बोले अरे वाह, दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, इट इज, मतलब ऐसा है पिछले 2006 तारीख से डेमोक्रेसी इज ऑन द ग्लोबल रिट्रीट। यानी 2005 में दुनिया में जितनी डेमोक्रेसीज थी उतनी अब डेमोक्रेसीज दुनिया में नहीं, और जो कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं वो भी कमजोर डेमोक्रेसीज हो गए। मिसाल के तौर पे अमेरिका खुद इज नाउ कंसिडर्ड ए फ्लॉड डेमोक्रेसी। हमारा टॉप 25 में भी नहीं आता अमेरिका, 26 या 27 में हमारा रैंक है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान हमसे बेहतर डेमोक्रेसी है। तो दुनिया से डेमोक्रेसी रिट्रीट होते जा रही है और ऑटोक्रेसी बढ़ते जा रही है। रशिया, चाइना, सिंगापुर का मॉडल देखें, गुड गवर्नेंस में नंबर 1, डेमोक्रेसी में नंबर 75 सिंगापुर। तो इंडिया भी अनफॉर्चुनेटली ना तो गवर्नेंस में अच्छा है और डेमोक्रेसी की रैंकिंग गिरते जा रही है। अब मेरे ख्याल से 50 या 60 हो गई है, पहले 40s में था इंडिया। तो दुनिया में हर जगह मुझे लगता है अगर अमेरिका क्विकली रिकवर नहीं होगा तो देयर विल बी एन अल्टरनेट सर्च फॉर अ मॉडल कि गवर्नेंस का मॉडल क्या है, कैसा गवर्न करेंगे। तो ये हिंदू राष्ट्र से समझ में नहीं आता। आइसलैंड इज अ गुड मॉडल। फिनलैंड वगैरह की बात करते हैं, बट दे आर टू टाइनी टू एडमायर ना। तो ये इंडिया में कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा। जब मैं उसका लिटरेचर देख रहा हूँ तो सिवाय मुस्लिम्स आर बैड उसका कोई और दूसरा मतलब नहीं निकला कि हिंदू राष्ट्र में है क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द हिंदू राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी इनकी। एक नतीजा तो समझ में आ गया, तो उनका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ हिंदू फॉरेन पॉलिसी इज द सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, यू कुड कंसिडर इट द फर्स्ट हिंदू फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि वो बेसिकली हिंदुओं को रेफ्यूजी स्टेटस देता है नेबरहुड से। पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से अगर कोई रेफ्यूजी सीख करे तो मुसलमान के अलावा बाकी सब कुछ दे देंगे। तो इट इज वैसी चीजें, लेकिन उसकी फिलॉसफी वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन व्हाट इज ऑल्सो अपेरेंट कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो इक्वालिटी के खिलाफ है। और अच्छा एक बात स्वामी ने, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने से जब पूछा गया कि he believes in equality, so he said yes, I believe in equality between equals. यानी अगर मैं ब्राह्मण हूँ और आप ब्राह्मण हैं तो वी आर इक्वल्स, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ आप दलित हैं तो हाउ कैन वी बी इक्वल्स? सो इक्वालिटी इज ओनली अमंग इक्वल। इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। तो इंडिया से वो इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट ये खत्म कर देंगे। वी थॉट सो बेसिकली दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय व्हाट इज गुड अबाउट इंडिया एंड देयर इज नथिंग कमिंग आउट ऑफ इट। तो मगर आई एम ग्लैड आपने ये दलित वाली बात की। एक दलित जो है और जो ओबीसी है वो एक इमर्ज कर रहा है एज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, वी आर नॉट हिंदू। तो और एक थोड़ा सा एक बड़े एक क्या कहने कर्सरी लेवल पे दलित और मुस्लिम का एक हल्का सा अलायंस भी बन रहा है। आपको कुछ उसमें नजर आता है? देखिए, ये दलित मुस्लिम अलायंस की बहुत चर्चा तो हो रही है, पिछले 20 साल से हो रही है, बट वो नजर नहीं आ रहा है इन इलेक्टोरल बैटल। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद की है, उनके एक दो कैंडिडेट्स उन्होंने खड़ा किए हैं जो जीत गए हैं, बट बीजेपी भी बहुत एक्टिवली दलित वोट सीख कर रहा है। और बाज लोगों का एस्टिमेट है कि जो रीजनल इलेक्शंस हुए रिसेंटली उसमें दे डिड मेक सम प्रोग्रेस इन गेटिंग दलित और बैकवर्ड क्लासेस और दलित में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता। मतलब पिछले सालों से जो रिजर्वेशंस की जो बेनिफिट्स फायदे उठाए हैं वो भी मिडिल क्लास बन गए हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर आप साचार कमीशन का रिपोर्ट देखते हैं तो ओवरऑल ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो मुसलमानों से बेहतर कंडीशन में है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली भी। हाँ, बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी टुडे अक्रॉस द बोर्ड अगर देखें तो मुसलमानों की कम्युनिटी है। लेकिन जो ये एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं ये
हिंदुत्व मूवमेंट से, दे आर ट्राइंग टू बिकम लाइक एन एब्राहमिक रिलीजन, यानी हाँ, एक मुल्क, एक एक मुल्क, खुदा, एक गॉड, खुदा विच इज एक, राम, एक किताब वो रामायण, जी, एक मजहब हिंदुइज्म। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बाकी के जो दूसरे हिंदुइज्म में जो रिलीजियस डिवर्सिटी है उसको भी वो इरेज करना चाह रहे हैं। दे वांट टू इम्पोज ए होमोजेनिटी ओवर हिंदुइज्म। जी, और ये पता नहीं मुझे व्हेन अदर पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि भाई ये तो मेरे खुदा को भी इन्होंने साइड वाइज कर हाँ, दिया, मैं तो शिवा का अप्रोप्रिएट कर भक्त हूँ, दिया, कहाँ से लेगा। डू यू सी? तो एक इट्स ए स्ट्रेंज आइडियोलॉजी which is मतलब it is not even consistent with Hinduism. So for example, मोदी जाकर यूएन में जो तकरीर की है, मोदी की जो तकरीर, मैं हंस रहा था देखकर। वो कह रहे हैं वो जो हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ दैट द होल यूनिवर्स इज लाइक अ फैमिली। हम्म, ये हिंदू कुटुंब कुछ नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ संस्कृत लफ्ज। तो so the philosophical idea is the whole तो भाई आप आपकी फैमिली के मेंबर्स को जो दलित हैं, बैकवर्ड मुसलमान, वो तो उनको आप ऐसा बैठ भी नहीं ट्रीट करते सकते हैं। साथ में। जी एग्जैक्टली, हाउ आर यू ट्रीटिंग दिस? सो दिस इज ए चैलेंज। और देखिए सबसे ज्यादा इंडिया को जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान ये है कि जो पढ़ा लिखा शख्स है, जिसके कंधों पर इंडिया प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकता है, उसकी जहनियत में तासुब और दिल में बोझ आ गया है। हम्म, तो अगर आप इसको तसव्वुफ की नजर से देखें तो हिंदुत्व इनको दिल की बीमारियां दे रहा है। यानी ये मुसलमानों की पास से जलते हैं, मुसलमानों की प्रेजेंट से नफरत करते हैं। ये सारी दिल की बीमारियां हैं। तो अगर ये चाह रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी से उनको अपने आप में खुद एतमादियां आएंगी और ये जो है सो विल बिकम प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी, और आगे जाके दुनिया के जी, मतलब मंजर आम पे अपनी जगह ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे जब आपके दिल में इतनी नफरत भरी हुई है। हाँ, मतलब और ये क्रिकेट उस मैच का वो, ही देख ले आप नतीजा। हाँ, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट क्रिकेट। भाई साफ जाहिर है मैं, ये इतना क्रिकेट खेले हुए हैं, आईपीएल के थक गए। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्रेश आई, इनको बजा दी, ठीक है, आप फिर रिकवर करें, फिर जीत जाए। 12-12 तो जीत चुके थे ना। सो इट्स नॉट ए बिग डील। ये ऐसा कर रहे हैं जैसा कि कयामत बर्पा हो गई। पाकिस्तान के एक मैं, मिनिस्टर ने कहा कि वो रिलीजन है, ये तो एक्चुअली रिलीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं। या ये ज्यादा कर रहे हैं। मतलब मैं ये जो देख रही हूँ, जो मैं मेरी स्टडी है वो ये कि इंडिया मेरे ख्याल में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और आई थिंक द लार्जेस्ट छठी, बायर ऑफ वेपन्स। इस वक्त सबसे ज्यादा वेपन्स जो है बाहर सबसे से बड़ा, इंडिया इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, अनडाउटेडली। इम्पोर्टेंट। तो बिकॉज इट्स ऑल्सो, इंडिया, उसकी इंडस्ट्री भी छोटी है ना। जी, इंडिया की जो डोमेस्टिक वेपन्स की इंडस्ट्री है, इट इज स्मॉलर, सो देयर इज नॉट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जी, क्वालिटेटिव उतना कुछ नहीं हो रहा जितना चाइना में हो रहा है। और ये तो कि ये इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, मतलब इंडिया, मतलब ये कि इंडियंस आप देखें यहाँ पर गूगल में, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट है और याहू है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर, टॉप ऑफ द लाइन इंडियंस हैं। समवेयर कहीं पर कोई चीज जो दबी हुई थी हिंदुओं में, वो खुरच दी है, खुरच के निकाली है। और जो चीज निकली है वो ये कि दे डिड नॉट फाइट। उन्होंने, जो बाहर से लोग आए थे, उनके लिए लड़े ही नहीं। और अगर हिस्ट्री देखें तो अगर मुसलमान का 1000 साल का रूल है, तो वो उसको अगर आप दूसरी तरह से देखें तो मेजोरिटी की कायरता का वो टाइम है। उन्होंने लड़े ही नहीं, और अब उनको गुस्सा आ रहा है कि हम, वाई आर वी ह्यूमिलिएटेड, कि इनकी कितनी जबरदस्त इंसल्ट हुई है कि एक तरफ जामा वो है, लाल किला है, और जी एक हाँ। तरफ मतलब ताजमहल है। और आप बॉलीवुड भी देखें, इस वक्त वो 3 खान बैठे हुए हैं सांप की तरह वहां पर, कोई 30 साल हो गए उनको। टॉप ऑफ द मैं लाइन, दे आर, वो अपने खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है। और सारा आप देखें, बल्कि उनको बड़ा गुस्सा है इस बात का। मैं उनका डिस्कोर्स वगैरह बड़ा सुनती हूँ क्लोजली।
जो टीवी पे आकर के बात करते हैं कि देखें पहले भजन होते थे, मगर अभी ये जो इस्लामाइजेशन हुआ है बॉलीवुड का, तो भजन खत्म हो गए और अब मौला और या अल्लाह और या नबी और या अली इसकी बातें होती हैं, विच इज ट्रू, देखिए, विच इज ट्रू। इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड ना। आपने जी, देखा होगा कि अभी रिसेंटली कोई हिंदू फेस्टिवल हुई थी, दुर्गा पूजा मेरे ख्याल से, जिसमें सैफ अली खान की जो बेगम है करीना कपूर, उन्होंने एक फोटो लगाया जिसमें ये तीनों गणेश की पूजा कर रहे हैं। और अपने सैफ घर में ही अली उनका बेटा है, हाँ, तो घर में बैठ के, तो क्या इसकी पॉलिटिक्स, सैफ, ये सारे खानों में सैफ इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल। जी। सैफ अली खान, उसकी तालीम भी अच्छी हुई, नवाबों का बच्चा है वो, उसकी बेटी खुद आईवी लीग स्कूल टैगोर जाकर पढ़ी है। हाँ, टैगोर का ग्रेट जी हाँ, ग्रैंड। टैगोर। so he understands the politics of that image ना। उसकी जो बेगम जो है, सो करीना कपूर उसको ट्वीट कर रही है। so they are also showing this। सलमान खान ने अपने बेटा जो अभी फंसा हुआ है, उसका नाम आर्यन खान वो रखा, शाहरुख खान, कोई शाहरुख खान। शाहरुख खान ने, he has not given him any Muslim name। so they are trying to do this, एक किस्म से assimilate हो रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र में। but that is not the key। तो मुझे जो लग रहा है कि जो आपने इंडियन डायस्पोरा का जो एक्सप्लोजन देख रहे हैं, ये तो बढ़ते जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2024 में शायद दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स इंडियन अमेरिकन हो। रिपब्लिकन की तरफ से निक्की हेली और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस। तो कोई भी जीते, हाँ, तो इट कुड बी एन इंडियन वुमन कुड बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इनक्रेडिबल हो जाएगा। तो ये जो इंडिया का जो फिनोमिनल ग्लोबल एक्सप्लोजन हुआ है, ये आज की पॉलिसी की वजह से नहीं है, ये पिछले 25, 30, 40 साल की जो लिबरलाइजेशन हुआ, राइट। तो ये जो इंडिया का जो हिस्टोरिकल मोमेंटम है, इसको हिंदुत्व तोड़ देगा। इंडिया की जो तरक्की हो रही है सक्सेस के लिए, उसको तोड़ देगा। ये बहुत खतरनाक। हाँ, ये कोविड के वजह से काफी व्हाट्सएप के ग्रुप्स पैदा हो गए और मैं अपने सारे पुराने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ। तो मैं बिजनेस स्कूल में इंडिया के एक टॉप बिजनेस स्कूल से MBA किया हुआ हूँ, तो मैं उनके ग्रुप में हूँ। मैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की जहाँ पर सारे मुसलमान थे स्टूडेंट्स, तकरीबन 80%। तो मैं ये दोनों ग्रुप्स में हूँ और देखता हूँ मैं कि किस तरह की चीजों की बातचीत इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और किस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम्स करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, द कॉन्ट्रास्ट इज ह्यूज। ये इंडियन मुस्लिम सारे के सारे सिर्फ एक ही चीज, दिन रात नरेंद्र मोदी की वो जिक्र करते हैं। खुदा को उतना याद नहीं करते जितना नरेंद्र मोदी को, माला जप रहे हैं दिन रात, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और वो जो हिंदू हैं, वो दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग बुक्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ ग्रोथ। हाँ, they seem to be unaware about the politics, या बात ही नहीं करना चाहते। तो but they are improving। जी, आप ये समझते हैं कि जो मुसलमान हैं उनका रुझान एक लेवल पे जाके when they have achieved सब जो उन्होंने कर लिया, तो वो जाके रिलीजन पे चला जाता है, मजहब पे। और जो मैंने देखा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो एक किताब लिख देंगे, वो कुछ और बड़ा काम कर, कोई और डिफरेंट काम कर देंगे। तो ये जो मुसलमान है उसका रुझान इस्लाम की तरफ ज्यादा है। जो आज जो हिंदू का रुझान है, वो मैं हिंदुत्व नहीं समझ रही हूँ, मैं वो उसको पॉलिटिकल हिंदुत्व समझ रही हूँ। देखिए, हिंदूज हैव, जैसा मुसलमानों के साथ जो कॉलोनियलिज्म का नतीजा था, कॉलोनाइजेशन ने मुसलमानों को अपने ही दीन, अपने ही कल्चर, अपने ही ट्रेडिशन से गाफिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी क्वाइट कंट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह के फजूल के पोएम्स मुझे याद है फॉरेन लैंग्वेज में। मुझे क्यों नहीं गालिब और रूमी के शेर क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारे ट्रेडिशन से कट हो गए ना, कॉलोनाइजेशन की वजह से। हम फारसी नहीं सीखे, अरबी नहीं सीखे, उर्दू नहीं सीखे। यहाँ आके मैं अमेरिका आके अरबी सीखा, फिर उसके बाद से उर्दू पढ़ने लगा। तो द थिंग इज कि ये हिंदुओं के साथ भी हुआ है कि they are also disconnected from their tradition because of the same colonial experience or also because of the Muslim rule, right?
तो वो उर्दू सीखने लगे, मुसलमानों की हुकूमतों में दरबार में जाके नौकरी करना, उर्दू पोइट्री सीखने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायरी करने लगे कई हिंदू पोएट्स वगैरह। तो दे आर आल्सो नॉट फेमिलियर। तो उनको खुद नहीं मालूम व्हाट इट मीन्स टू बी ए गुड हिंदू, बहुत कम लोग जानते हैं ये। सो टू देम बीइंग ए गुड हिंदू इज टू बी लॉयल टू इंडिया और बॉलीवुड के गानों पे नाचें। ये दो चीजें नजर आती हैं मुझे जो डायस्पोरा में मैं देखता हूँ। बीइंग इंडियन मीन समोसा खाएं, नाचें और फिर इंडिया की तारीफ करें और नरेंद्र मोदी को प्रेज करें। सो मेनी ऑफ दीज पीपल रियली डोंट नो कि ये क्या हो रहा है इंडिया में। दे प्रोबब्ली डोंट इवन केयर, दे आर सो बिजी मेकिंग मनी एंड इंप्रूविंग देयर लाइफ। तो आई हैव अ फीलिंग कि मुसलमानों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा इंडिया में कि द हिंदू मेजॉरिटी रियलाइजेस कि हम एक हिमाकती के रास्ते पे चल रहे हैं जिससे हमारा ही नुकसान होगा, मुसलमानों का भी नुकसान होगा, लेकिन इंडिया का भी नुकसान होगा। तो देयर हैज टू बी, इससे पहले कि कोई डिजास्टर हो जाए, एक मैसिव स्लॉटर ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कि हजारों मुसलमानों को मार दें, उसके बाद इनकी आंखें खुले, खुदा करे कि ये पहले ही खोलें नजर के देखें कि हम कितने गलत रास्ते पे जा रहे हैं। राइट। अच्छा, ये जो एक मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, मुझे जो आपने देखा होगा, मैंने कुछ इंटरव्यू भी किए, आपने भी शायद सुने होंगे, जस्टिस मार्कंडे काटजू के, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखें आरएसएस जो है, अब ये बड़ी मतलब ऐसी बात है, आरएसएस जो है वो एजेंट है वेस्टर्न पावर्स की, और उनका एजेंडा ये है कि इंडिया को मैसिव इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाना है। अच्छा, उस सेंस में आरएसएस भी यही चाहती है, क्योंकि मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बन गया तो जो कास्ट सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, और आरएसएस नहीं चाहती, और उनके जो जितने भी पुराने वो लोग हैं, गोलवालकर हैं और सावरकर हैं, उन सब का था कि कास्ट सिस्टम हर तरह से रहना चाहिए। गांधी जी का भी था, कास्ट सिस्टम रहना चाहिए, यही 4 पिलर्स हैं हिंदुइज्म के। तो वो मार्कंडे साहब, तो वो दोनों अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो वो दे कम टुगेदर, दे मेक अ पिक्चर कि ये आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो उस लेवल पे तरक्की करे जैसे अमेरिका है, कि भाई प्रॉस्पेरिटी, सबको प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, और आरएसएस वाले नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर समानता। देखिए, ये जो कंस्पिरेसी थीरीज हैं, मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता। ये अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल नहीं पास कर सकते। अमेरिका डिक्लाइन होते जा रहा है पावर। आपको पता है 1955 में 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी वाज अमेरिका। अमेरिका यूज्ड टू मेक हाफ ऑफ व्हाट वाज मेड इन द होल वर्ल्ड। अब हम 20% हो गए, 20-23% पर आ गए हैं। पूरे अमेरिकन एलाइज यानी पूरा का पूरा नेटो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल वगैरह सबको मिलाते हैं तो सिर्फ 60-65% आता है जीडीपी सारी दुनिया का। तो ऑलरेडी द इकोनॉमिक इंडेक्स तो एशिया की तरफ चल गया। इसलिए एशिया का पिवट जो ओबामा के जमाने में हुआ था, इट वाज बिकॉज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब यूरोप और वेस्ट नहीं रहे, इट्स एशिया। इंडिया और चाइना का जो, अगर आप परचेजिंग पावर पे एडजस्ट करते हैं तो दुनिया के जो बड़े इकोनॉमीज है वो चाइना, यूएस और इंडिया। When you adjust for buying power, China is already number 1 economy, US is second, India is third. और आइंदा 100 साल में ये स्टेटस ऐसा ही रहेगा। इंडिया, चाइना विल बी 1, 2, यूएस विल बी द थर्ड बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो तो छोड़ दें आप। और हिंदुत्व की जो ताकत है वो सेक्टर है इंडिया का, विच इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। मोदी को जो पैसा आता है वो अंबानी से आता है। गुजरात इज एन इंडस्ट्रियल स्टेट। तो जो राइज ऑफ द न्यू हिंदुत्व कहते हैं आप मोदी वाले, तो ये बिजनेस सेक्टर। देखिए, जैसा ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें जो इस्लामिस्ट थे उनका सबसे बड़ा पार्टनर बाजारी था, बाजार से था। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा पाकिस्तान में एक ताहिरुल खादरी साहब बल्कि सूफी स्कॉलर होते हैं, उन्होंने गैर जरूरी सियासत में घुस गए थे, याद है आपको? 3-4 साल पहले वो भी जुलूस में, वो उनको बड़े जूते पड़े तो फिर वो वापस आ गए। लेकिन वो इसलिए गए थे कि उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन हैं। अच्छा।
स्मॉल बिजनेस है, उनको पैसे वो देते हैं, उनके इदारे उनके डोनेशन पे चलते हैं, तो उनके इंटरेस्ट के लिए वो सियासत में घुसे। तो जो हिंदुत्व है, उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिली हुई है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट अब मोदी की तरफ देखता है। इसलिए ये जो फार्मर्स वाला जो चक्कर चल रहा है, इट इज बिकॉज मोदी इज नॉट विद द कॉमन मैन, बट ही इज विद द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। इट्स ए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये जो आरएसएस, वेदर इट लाइक्स इट और नॉट, बीजेपी तो बेसिकली इज अ प्रो बिजनेस रिपब्लिकन टाइप पार्टी है, वो भी बिजनेस रिपब्लिकन, नॉट कल्चरल कंजर्वेटिव्स, फाइनेंशियल कंजर्वेटिव्स के साथ है। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स देखें तो कांग्रेस इज सेंटर एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर, जैसा बाइडेन जैसे पॉलिसीज हैं कांग्रेस के, और ये जो मोदी की पॉलिसीज हैं वो डिक चेनी टाइप इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो जिसमें बिजनेस सेक्टर टैक्स कम करें और ये वो करें। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिया। दूसरी चीज ये है कि अब जो अमेरिका को जो सबसे बड़ा चैलेंज जो चाइना से आ रहा है, देखिए जब अमेरिका रशिया से लड़ा तो अब वो, मैं मिसाल देता हूँ बैटमैन एंड रॉबिन के, तो साइड किक रॉबिन होता है, जैसा हर सुपरस्टार का, सुपर हीरो का एक साइड किक होता है, राइट? तो अमेरिका वाज बैटमैन और जो रॉबिन था वो यूरोप था सोवियत यूनियन के खिलाफ। लेकिन अब चाइना के खिलाफ अमेरिका विल बी द बैटमैन, ये रॉबिन का रोल इंडिया विल प्ले। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द साइड किक अगेंस्ट चाइना। तो अगर इंडिया इज सपोज टू बी द की, यानी जंग इंडिया में होगी, अमेरिका जैसा पहले अगर सोवियत यूनियन और अगर अमेरिका के बीच में जंग होती तो वो यूरोप में होती थी। The battle would have been fought in Europe. न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप में गिरते थे। तो इसी तरह अगर इंडिया, चाइना और अमेरिका की जंग होगी तो वो सरजमीन इंडिया में होगी, वो इंडिया के अतराफ होगी। तो अमेरिका नीड्स ए वेरी पावरफुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया। तो इस वास्ते भी मैंने जैसा 2-3 सेनेटर से इंटरव्यूज की, बाइडेन के खिलाफ मैं काफी अब लिखने लगा हूँ, क्योंकि इफ इंडिया इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म अलायंस विद द यूएस, क्या इंडिया की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है? कब तक नजरअंदाज करेगा? तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को घर में मजबूत करना चाह रहे हैं, तो क्या अगर ये कहेंगे कि चाइना ऑटोक्रेटिक है और हम डेमोक्रेटिक है, तो फिर आप इंडिया से कैसा पार्टनर करेंगे अनलेस इंडिया डेमोक्रेसी इंप्रूव? तो ये इंडिया के जो, मुझे ये उम्मीद है कि जैसा जैसा चाइना मजबूत होते जाएगा, इंडिया मजबूरन मुसलमानों के साथ बेहतर ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट कुड बिकम द प्री कंडीशन फॉर यूएस इंडिया अलायंस अगेंस्ट चाइना। हाँ, मगर मेरा उसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन है, वो ये कि मुझे लगता है कि द जीनी मतलब ये कि भूत जो है निकल, जिन जो है बोतल से निकल, वो मुश्किल हो जाएगी। हिंदुत्व को तो आप वापस तो नहीं डाल सकते, हिंदुत्व को व्हाट यू कैन डू इज कंटेन इट ना भाई। अगर आप पाकिस्तान में, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जाने वाला नहीं है। इससे पहले आपको पता है 1970s में निजाम मोहम्मदिया नाम के प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए थे, तहरीकें होती थी पाकिस्तान में, निजाम मोहम्मदिया, वो रिकॉन्फिगरेट होके, बट दे हैव अ स्मॉल थिंग, जब तक तालिबान के वजह से उनको थोड़ा रेजोनेंस मिलेगा, बट दे विल बी लाइक 3 to 5% ऑफ द कंट्री बदमाशी गुंडागरी करेंगे। इवेंचुअली मेरे ख्याल से आरएसएस और ये हिंदुत्व should be contained like that, और ये इंडिया के तहरीक तालिबान हिंदुस्तान बन जाएंगे, जिसमें जहालत, एंटी साइंस, एंटी मॉडर्निटी, एंटी वुमेन, एंटी इक्वालिटी, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी प्रोग्रेस, ये सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें भी है। नाजरीन, इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा हम आपको अगले हफ्ते दिखाएंगे। थैंक यू। नाजरीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।